हेलो, वेलकम टू स्टडी विज। मैं गोपाल तिवारी, आप सबका स्टडी विज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी विज में हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और ये उसकी होगी क्लास 1। तो आप सब लोग अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी और ये किसी भी एग्जाम के लिए। अब ज्योग्राफी का पोर्शन तो जैसे हर एक एग्जाम में लगभग 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी के आते ही हैं। तो हम यहाँ पर ज्योग्राफी बिल्कुल डे 1 से और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर को जीरो से लेकर के आगे तक ले जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ, आपके जो जानने पहचानने वाले हैं, जो भी इस तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको इस ज्योग्राफी के बारे में बताइए कि ज्योग्राफी यहाँ पर शुरू होने वाली है। और हर 2 से 1-2 दिन में हर ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, जैसे ये इसमें चलेगी बात ब्रह्मांड की, तो इसके बाद आएगा किसका, सोलर सिस्टम का टॉपिक आएगा। इसमें पूरे सोलर सिस्टम और जो हमारे प्लानिट हैं, जैसे अर्थ हुआ, वीनस हुआ, मार्स हुआ, इन सब के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा टोटल। और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा डिस्कशन कि प्लानिट कैसे बने, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, किस प्रकार से सन बना, और सूर्य सन की जो भी उसकी संरचना है, पूरी की पूरी जीरो से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी होने वाली है क्लास 1। और क्लास 1 में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड। तो क्या है ब्रह्मांड, और उससे पहले यही आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना जरूरी है। और साथ ही जो सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल ध्यान से आपने देखी होगी, उसको जरूर दबाना है। तो क्या है ब्रह्मांड, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मांड जब की बात की जाती है तो उसमें लगभग ये 5 चीजें होती हैं: सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और प्लानिट। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कहीं ना कहीं उसकी प्लानिट होती है। हालांकि इससे भी छोटे प्लानिट हैं और उससे भी छोटे ग्रह हैं, लेकिन बड़े तौर पर प्लानिट दिखते हैं। और और जो प्लानिट, जब काफी ज्यादा प्लानिट, और कहीं ना कहीं जब सारे प्लानिट मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं तारे मिल जाते हैं, तो वो कहला बन जाते हैं एक सोलर सिस्टम। और कई सारे जब सोलर सिस्टमों का एक संग्रह मिलकर बनाता है एक गैलेक्सी। और कई सारी गैलेक्सी से लगभग 30 से 35 गैलेक्सी अगर मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं एक क्लस्टर। और जब कई सारे क्लस्टर मिलकर बन जाते हैं तो वो बनाते हैं एक सुपर क्लस्टर। और सुपर क्लस्टर में लगभग 15 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं क्लस्टर्स होते हैं। तो अभी वर्तमान में सबसे जो बड़ा क्लस्टर है वो कहीं ना कहीं सरस्वती क्लस्टर है, जो भारत के पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ब्रह्मांड की कौन सी इकाई देखी जाती है, तो वो देखी जाती है सुपर क्लस्टर। और सबसे छोटी अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं सबसे छोटे में आ जाते हैं प्लानिट। और उससे भी छोटे आ जाते हैं हालांकि क्षुद्र प्लानिट है सबसे, लेकिन वो भी क्या है, एक प्लानिट को उसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्षुद्र ग्रह, स्मॉल प्लानिट, तो उसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, प्लानिट। तो कहीं ना कहीं उसके बाद धूमकेतु आ जाते हैं, लेकिन वो काफी बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे छोटे क्या होते हैं, प्लानिट। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो प्लानिट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है। खैर, हम प्लानिट के बारे में आगे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे प्लानिट बने, क्या इनके साथ हुआ, इनके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं आगे जो लाइट ईयर है, इसको LY को बोलते हैं, लाइट ईयर। तो इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.461 × 10⁻⁵मीटर। ये मैं बार बार लाइट ईयर यूज करूंगा तो लाइट ईयर के कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी डिस्टेंस होती है। और लाइट ईयर क्या होता है कि जो भी प्रकाश होता है वो जैसे वैसे में मानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक साल में से प्रकाश की जो तीव्रता है वो कहीं ना कहीं 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये टोटल इतनी दूरी तय कर लेता है, तो कहीं ना कहीं एक साल में ही कहीं ना कहीं इतनी दूरी तय करता है। और इसको जैसे ये एक स्टार है, सपोज करिए एक स्टार है और ये एक स्टार है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो किसमें मापी जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो लाइट ईयर में, क्योंकि हम यहाँ पर आसानी से खींच तो दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। उसको कहीं ना कहीं अब ऐसे करते जाएंगे तो उसको क्या होगा, काउंट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उसको बोल देते हैं, अब इस कम से कम इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम नहीं तो और मिलियन मिलियन लाइट ईयर्स में हो। और कहीं ना कहीं जैसे हमारा जो सबसे तेज जो विमान होगा, कोई भी होगा, जैसे F-22 मान लो अमेरिका का है, तो उसको यहाँ तक पहुंचने में कम से कम नहीं तो आप मानिए कम से कम 1000 से 10,000 साल भी लग सकते हैं, जो आज की वर्तमान में सबसे ज्यादा स्पीड है। तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा स्पीड चाहिए, जरूरत पड़ेगी। तो तो इन सबको लाइट ईयर में मापते हैं। और चलिए आगे बात भी करेंगे, लाइट ईयर्स के बारे में भी बात आगे की जाएगी कि कितनी कितनी लाइट ईयर्स के बारे में डिस्टेंस है। तो सबसे पहले अब बात स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को अब हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा तो हुई होगी। ऐसा तो कोई है नहीं कि ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा किसी में नहीं हुई होगी। तो इस दिशा में क्या हुआ, जब सबसे पहला प्रयास किसी के द्वारा किया गया, तो वो प्रयास सबसे पहले जो मिस्र यूनानी की एक परंपरा के थे, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। तो टॉलमी के द्वारा 140 ईस्वी में कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया और उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा को जन्म दिया। और ये जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होती है, तो ये वो अवधारणा होती है, इसमें ये माना जाता है कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है
और सूर्य और अन्य ग्रह कहीं ना कहीं पृथ्वी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। और 1543 तक कहीं ना कहीं ये अवधारणा ही चलती रही। लेकिन जब 1543 में जब कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, हेलियोसेंट्रिक में क्या दिया, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं था। इन्होंने क्या अवधारणा दी कि पृथ्वी जो जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य कहीं ना कहीं इस आकाशगंगा का केंद्र है। लेकिन ये अवधारणा भी गलत साबित हुई। हालांकि ये अवधारणा सही हुई कि पृथ्वी और अन्य ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये कि सूर्य कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का केंद्र है। क्योंकि जो हमारी आकाशगंगा है, जैसे मिससे मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं, वो मात्र एक पूरे के पूरे आकाशगंगा का एक मात्र अंश भर है। मतलब एक बोला जाए जैसे पूरी बॉडी है उसकी मात्र एक बाल के बराबर है हमारी मिल्की वे। अब सोचिए हम कहाँ पर हैं और हम लोग आपस में कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं धर्म के ऊपर, पर 50 चीजों के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो भगवान कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो उसने ब्रह्मांड बनाया है, जैसे कि अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारी बॉडी है तो उसका एक बाल के अंश के बराबर क्या है, हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा मिल्की वे है। और उस गैलेक्सी में भी हम कहीं ना कहीं तुच्छ से इंसान। उस गैलेक्सी में भी कई सारे सौर मंडल, कई कई सारे सोलर सोलर सिस्टम बने हुए हैं। और उन कई सारे सोलर सिस्टमों में एक हमारा भी सोलर सिस्टम है। और उस कहीं ना कहीं पूरी उस सोलर सिस्टम में एक हमारी छोटी सी पृथ्वी है। आप देख लीजिए बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा है। तो आप सोचिए कि कहाँ है हम। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो 1547 में कहीं ना कहीं कोपरनिकस के द्वारा ये हेलियोसेंट्रिक कहीं ना कहीं जिसके जिसके अनुसार कहीं ना कहीं जो सूर्य है और इनके द्वारा ये बताया गया कि बस इतना ही ब्रह्मांड है। लेकिन कहीं ना कहीं 1805 में जो ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल, तो इन्होंने जो दूरबीन का आविष्कार किया और दूरबीन की मदद से क्या देखा कि सौर मंडल आकाशगंगा का मात्र अंश भर है। तो भाई इन्होंने बोला, इनको कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी हालांकि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी तो साबित हो गई, लेकिन इन्होंने बोला था कि बस सूर्य है और अपना बस बस यही है। लेकिन ये भी थ्योरी कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई और इनके द्वारा ये बताया गया कि सौर मंडल की अवधारणा, सौर मंडल आकाशगंगा का मात्र अंश भर है। और आगे जाकर के जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल, जिनके जिनके नाम पर ही कहीं ना कहीं हब्बल सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी, 1925 में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगा है लगभग। इनके द्वारा तो लाखों बताएंगी, लेकिन आज वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग वर्तमान में 100 अरब आकाशगंगाएं भी विद्यमान हैं। तो इस पूरे के पूरे कहीं ना कहीं प्रयास को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं बिग बैंग जैसे सिद्धांत का डेवलपमेंट किया गया। अब आगे जानेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या था, तो बिग बैंग में कहीं ना कहीं ये माना गया, और बिग बैंग सिद्धांत कहीं ना कहीं जो जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा दिया गया, जो कि बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बिग बैंग, हालांकि इससे पहले भी कई सारे सिद्धांत आ चुके थे, लेकिन उन सब में बिग बैंग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सत्य प्रतीत होता है काफी हद तक। लेकिन हालांकि ये भी कहीं ना कहीं सारे सवालों के जवाब देने में असमर्थ है, और आज भी प्रोसेस जारी है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सिद्धांत निकल के आए जिससे सारे सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन आज तक तो वो हो नहीं पाया है। तो इनके अनुसार क्या था कि, चलिए मैं दोबारा इमेज दिखाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड कहीं ना कहीं इस केंद्र पर आकर के इकट्ठा हो गया, क्योंकि इसका लगातार क्या बढ़ रहा था, ये एक ब्लैक होल था और इसमें कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड आकर के इकट्ठा हो गया, और ब्लैक होल में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मात्रा में द्रव्यमान बन गया। अब ऑब्वियसली अगर इस पूरे बिंदु पर आकर के ब्रह्मांड टिक जाएगा तो इसका जो द्रव्यमान होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो कितना ज्यादा होगा। और इतनी ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि ये जो गोला था वो कहीं ना कहीं ऊर्जा को समाहित नहीं कर सका और इसमें एक भयंकर तरीके का विस्फोट हुआ। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो कई सारे प्लानेट बने, कई सारे ग्रह बने, कई सारे तारे बने, और कई सारे खगोलीय पिंड बने, क्षुद्र ग्रह बने, और सारे के सारे कहीं ना कहीं। और फिर इसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। 2 बार विस्फोट होने के कारण कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया, और इसमें काले और सामान्य पदार्थ भी निर्मित हुए और ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ, और अनेक आकाश गंगाएं भी इसी कहीं ना कहीं विस्फोट से का परिणाम मानी जाती हैं। इनके इन इसमें जो विस्फोट हुआ उसमें असंख्य पिंड तारे भी बने। इसी प्रक्रिया में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ है विस्फोट में ही। अब क्या होता है, अब कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं सारे सवालों के जवाब देने में असमर्थ थे। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए कहीं ना कहीं 2010 में जेनेवा में जमीन से 100 फीट के नीचे कहीं ना कहीं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, और कहीं ना कहीं बिग बैंग दोबारा इसमें दोहराने की कोशिश की गई। इसमें क्या हुआ कि जो प्रोटीन की बीमें बनाई गई, उन पे क्या किया, न्यूट्रॉन की बमबारी की गई। और कहीं ना कहीं हिग्स बोसन कण है, जिन्हें कहीं ना कहीं गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इनका निर्माण करने का प्रयास किया गया, जिसे अब तक कहीं ना कहीं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और थर्ड डायमेंशन या गॉड पार्टिकल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इससे किसको, हिग्स बोसन को।
या गॉड पार्टिकल्स के नाम से पुकारा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको डेवलप करने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रयोग कहीं ना कहीं सफल तो रहा, लेकिन आज आज भी वो कहीं ना कहीं प्रयोग चल रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिले हैं। और इस महाप्रयोग ने बस एक चीज जरूर बता दी कि जो कि पहले कहीं ना कहीं अवधारणा भी थी, और हमारे ग्रंथों में पहले बता चुका है कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो इस महाप्रयोग में यही बताया गया कि पृथ्वी का जो जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं, और जो बिग बैंग की जो पृथ्वी का जन्म तो 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, और जो ये बिग बैंग की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं 15 अरब वर्ष पूर्व कहीं ना कहीं हुई है। ऐसा मानना किसके द्वारा संभव हो सका? हिग्स बोसॉन के कहीं ना कहीं गॉड पार्टिकल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है। लेकिन क्या हुआ, 4 जुलाई 2012 को कहीं ना कहीं हिग्स बोसॉन के समान ही सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में इस प्रयोग ने सफलता प्राप्त की। लेकिन कहीं ना कहीं हिग्स बोसॉन के समान थे, लेकिन हिग्स बोसॉन नहीं थे। आगे आगे चल के क्या हुआ, इस प्रयोग को कहीं ना कहीं 2013 में बंद कर दिया गया, लेकिन 2015 में फिर से इसको चालू कर दिया, क्योंकि ये प्रयोग लगभग 2013 में काफी ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगी थी, न्यूट्रॉन जनरेट नहीं हो रहे थे, और 2015 में इसको दोबारा रिस्टार्ट कर दिया गया है, और अभी तक ये प्रयोग चालू हुआ है हिग्स बोसॉन को डेवलप करने का। देखिए आगे क्या होता है। तो अगला टॉपिक है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती हैं? चलिए पहले थोड़ी सी आकाशगंगा के बारे में पता कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में लगभग मैंने बता चुका था 100 अरब के आसपास आकाशगंगाएं हैं, और आकाशगंगा में भी लगभग 100 अरब तारे होते हैं, जिसमें एक केंद्रीय बल्ब होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक केंद्रीय बल्ब है, ये हमारी मिल्की वे है। ये दोनों क्या है? हमारी मिल्की वे का एग्जाम्पल है। और इसमें 3 घुड़नशील भुजाएं होती हैं। आप देख रहे हैं 3 घुड़नशील भुजाएं कहीं ना कहीं इन्हीं, ये गोल गोल घूम रही है, इस प्रकार से गोल गोल घूम रही है, और ये निकल रहे हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कहीं और मान लेते हैं। अब एब्जेक्टोडायनामिक्स सिर्फ 3D डायग्राम्स है, तो इसमें कहीं ना कहीं 3 भुजाएं, घूर्णन भुजाएं भी होती हैं। और जो हमारी मिल्की वे है वो कहीं ना कहीं सर्पिल के आकार की भी है। और ये आप देख रहे हैं इस सर्पिल के आकार की कहीं ना कहीं आकाशगंगा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है। तो इस जो महाप्रयोग आकाशगंगा ये रहा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग इस प्रत्येक आकाशगंगा में भी 100 अरब तारे होते हैं। और एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है वो हमारे जो जो हमारे सबसे निकट की आकाशगंगा भी देखने को मिलती है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पे अगर हम इस आकाशगंगा पे जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगभग बोला जाए तो हजारों साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में, और मानव जीवन की आयु भी लगभग 100 वर्ष की आसपास होती है। इस दिशा में नासा ने काफी प्रयास किए, और नासा ने एक हब्बल टेलीस्कोप, जिसे 1925 में हब्बल जो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये बताया गया कि लगभग जो पृथ्वी का जो जो सौर मंडल का व्यास है लगभग 250 करोड़ का व्यास देखने को, कहीं ना कहीं 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का जो व्यास देखने को मिलता है। तो उन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं हब्बल टेलीस्कोप जो काफी बड़ी टेलीस्कोप है, उसने कहीं ना कहीं रैले गैलेक्सी की खोज भी की है। यह गैलेक्सी हमारी पृथ्वी की एक चौथाई है, लेकिन इसमें तारों की संख्या कहीं ना कहीं हमारी आकाशगंगा से, मतलब काफी घनी आकाशगंगा इसको देख सकते हैं। मिल्की वे में जो रात के समय जो दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह होता है उसे ही कहीं ना कहीं आकाशगंगा कहते हैं। काफी ज्यादा असंख्य तारे रहते हैं। कभी आप देखते होंगे सर्दियों में काफी ज्यादा आसमान घना हो जाता है तारों से, जबकि गर्मियों में काफी ज्यादा विच्छिन्न दिखाई देता है। जो ओरियन नेबुला है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह देखने को मिलता है। हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है वो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष देखने को मिलता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, और यह आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 200 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा है। और सूर्य खुद ही कहीं ना कहीं आकाशगंगा की परिक्रमा प्रत्येक 250 साल में लगभग कंप्लीट कर लेता है। और जो प्लेनेमस है वो सौरमंडल के बाहर एक दिखाई देने वाला तारों का समूह भी है। साइरस या डॉग स्टार, ये क्या है? ये लगभग पृथ्वी से 9 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, मतलब 9 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बोलेंगे, दूर स्थित है। ये सूर्य से 2 गुना इसका द्रव्यमान भी, और 20 गुना ये सूर्य से चमकीला तारा भी है, और ये रात में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा भी इसको मान सकते हैं। अब क्या होता है, लेकिन ये पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि मात्र तारे के समान दिखाई देता है, जबकि सूर्य कहीं ना कहीं पृथ्वी से काफी ज्यादा पास में है इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, हालांकि अगर साइरस डॉग स्टार की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा सूर्य है उससे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो सूर्य का जो जो प्रक्रिया होती है चलिए उसके बारे में आगे बात भी करेंगे। और सन का एक तो स्पेशल टॉपिक ही आएगा।
तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के सबसे निकट का तारा देखने को मिलता है और सूर्य से कम 4.3 लाइट ईयर्स दूर भी है। गैलीलियो ने क्या किया था, 1609 में ऐसे तारों की पहचान की थी जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इसके अलावा जुलाई 2017 में भारतीय जो खगोल शास्त्री है उनके द्वारा कहीं ना कहीं सरस्वती क्लस्टर सुपर क्लस्टर की खोज भी की गई, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। सरस्वती सुपर क्लस्टर है वो ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा कहीं ना कहीं संरचना है। मतलब सुपर क्लस्टर अपने आप में सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरस्वती सुपर क्लस्टर है और यह लगभग 40 क्लस्टरों का समूह है। इसके अलावा इसरो ने 2015 में राजस्थान का जो उदयपुर है वहां पर सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण भी किया है। जबकि जेम्स वेब दूरदर्शी है वो विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी भी देखने को मिलती है। इसको एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कहीं ना कहीं 2018 में फ्रेंच गुयाना से कहीं ना कहीं लॉन्च किया था और यह ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा दूर देखने वाली श्रृंखलाओं में से एक है। दूर से दूर देखने में संभव होती है। इसके बाद बात करते हैं कि तारे, जन्म और मृत्यु। तो ये कहीं ना कहीं तारे हैं और ये जब तारे की मृत्यु होती है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और कहीं ना कहीं जो तारों का समूह होता है वो कहीं ना कहीं गैसों के मेघ से प्रभावित भी होता है। अब जो ब्रह्मांड में उसमें भी काफी ज्यादा गैसें देखने को मिलती हैं और जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की या न्यूक्लियर फ्यूजन की कहीं ना कहीं प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो तारे होते हैं चाहे वो सन हो या कोई और हो, तो उसमें क्या हो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, अब कोई भी तारा कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का ही गोला होता है, तो उसमें क्या होता है जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है और जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो कहीं ना कहीं तारा बन जाता है। और जब केंद्र का जब कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन होता है, अब सॉरी हाइड्रोजन होता है, जब वो समाप्त होने लगता है अर्थात पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अब केंद्र का तो हो गया और कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल लेयर है उसका नहीं हुआ। सपोज करिए उसका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जब एक्सटर्नल का नहीं होता है तो इसमें भयंकर तरीके का विस्फोट होता है और ये कहीं ना कहीं लाल दिखाई देने लगता है, भयंकर तरीके से लाल दिखाई देता है। जैसे क्या कहा था, इसे कहीं ना कहीं रेड जायंट या रक्त दानव भी कहा जाता है। अब दूसरी दूसरी क्या होती है कि हीलियम जो कार और ये जो जब विस्फोट होता है तो उसमें तो जिसमें हीलियम होता है वो कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन जैसे ही अनेक पदार्थ होते हैं लोहा वगैरह में बदल जाता है और उस तारे में तीव्र विस्फोट भी होता है जिससे सुपरनोवा, तारे के एक्सप्लोजन को सुपरनोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। अब कहीं ना कहीं जब यदि तारों का जो द्रव्यमान है, अब तो ऑब्वियसली हर तारे का कहीं ना कहीं एक मास देखने को हमें मिलता है। अगर वो 1.4 ms में, ms क्या होता है, वो ms बराबर होता है 1.4 ms कहीं ना कहीं सूर्य का द्रव्यमान है। और जब इस द्रव्यमान से कहीं ना कहीं जब इससे कहीं ना कहीं जो तारे का द्रव्यमान होता है वो कम होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कमी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं वो तारा होता है वो कहीं ना कहीं व्हाइट श्वेत बामन या व्हाइट डॉर्फ में बदल जाता है, जिससे जिससे खत्म तारा या फिर फॉसिल स्टार, मतलब जैसे बोलते हैं जीवाश्म बन गया, मतलब एक सिर्फ जीवाश्म के रूप में बदल जाता है। और जो श्वेत बामन तारा है वो ठंडा होकर के काला बामन में भी बदल जाता है और जैसे क्या कह जैसे और ये कहीं ना कहीं 1.4 ms, इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। चंद्रशेखर कौन थे? चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहीं ना कहीं एक चंद्रशेखर सीमा बनाई थी कि 1.4 ms के ऊपर जो तारे होते हैं और नीचे तारों के तो उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है जो मुक्त रूप से अब क्या होता है ब्लैक जब बदल जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो द्रव्यमान होता है जिस अगर व्हाइट जो बामन है, मतलब जो व्हाइट डॉर्फ है वो कहीं ना कहीं ब्लैक ड्रॉप में बदल जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस तारे का जो द्रव्यमान है वो कहीं ना कहीं 1.4 ms से ज्यादा है। इस रूप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं ना कहीं अपनी कक्षा छोड़ देता है और पूरा का पूरा जो उसमें जो न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, इसे ही न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। और न्यूट्रॉन तारा जो होता है वो काफी ज्यादा जब सिकुड़ता रहता है, काफी लंबे समय में जब वो सिकुड़ता रहता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अर्थात एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। क्योंकि जब तारा क्या है, जैसे आज ये तारा है और कल जाकर के वो सिकुड़ के चिकना सा रह गया, तो जो कहीं ना कहीं जो उसका मास है वो काफी ज्यादा, मतलब जो उसका घनत्व है वो उसकी डेंसिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो इस स्थिति में क्या होता है वो जो तारा होता है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और इस स्थिति में उससे जो प्रकाश होता है वो कहीं ना कहीं आर पार नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो ब्लैक होल का निर्माण भी कर देते हैं। तो अर्थात जो तारे होते हैं जो जिसमें जिसका द्रव्यमान कहीं ना कहीं 1.4 ms से ज्यादा होता है, ऐसे ही तारे कहीं ना कहीं ब्लैक क्षेत्र या ब्लैक होल बनाते हैं। ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य या प्रकाश का पलायन नहीं हो सकता है। ब्लैक होल की जो
संकल्पना सबसे पहले जॉन व्हीलर ने भी की थी, और अब तो ये सिद्ध भी हो चुका है कि ब्लैक होल जैसी संकल्पनाएं भी हैं। और नासा ने अब तक सबसे जो पुराने तारे खोज किए उसे केपलर 44 के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको फोटो दिखाई देगी ब्लैक होल की। अब ब्लैक होल अपने आप में काला होता है, काला मतलब सारे का सारा प्रकाश होता है उसमें क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों को बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज में।